नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है पीसीएस हिंदी एकेडमी में। आज मैं आप लोगों को कक्षा 11 के एनसीईआरटी का अध्याय नंबर 8 पढ़ाऊंगा। अध्याय का नाम है वायुमंडल का संगठन एवं संगठन तथा संरचना। क्या कोई व्यक्ति वायु के बिना रह सकता है? हम लोग दिन में 2-3 बार भोजन करते हैं तथा कई बार पानी पीते हैं, लेकिन सांस लगभग प्रत्येक सेकंड में लेते हैं। दोस्त, बताया गया है कि हम लोग दिन में भोजन तो 1-2 बार करते हैं, पानी भी पीते हैं, लेकिन सांस हम प्रति सेकंड लेते हैं। लेकिन जीवित रहने के लिए वायु सभी जीवों के लिए आवश्यक है। मनुष्य जैसे जीव बिना भोजन और पानी के लिए कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन सांस के लिए बिना कुछ मिनट तक भी जीवित रहना संभव नहीं होता है। यही कारण है कि हमें वायुमंडल का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है और यह पृथ्वी को सभी ओर से ढके हुए हैं। इनमें मनुष्यों एवं जंतुओं के जीव के लिए आवश्यक गैस है, जैसे ऑक्सीजन, तथा पौधे पौधे के जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। वायुमंडल वायु सॉरी दोस्तों वायुमंडल नहीं, वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न भाग है तथा इसके कुछ द्रव्यमान का 99% पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। वायु रंगहीन तथा गंधहीन होते हैं। जब यह पवन की तरह बहती है तब हम इसे महसूस कर सकते हैं। दोस्त, बताया गया कि जो वायु होती है वो रंगहीन भी होती है, गंधहीन भी होती है, और जब यह पवन की तरह बहती है तब हम लोग इसे महसूस कर सकते हैं। वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल गैसों जलवाष्प एवं धूल कणों से बना है। सारणी 8.1 में हवा में उपस्थित उन गैसों का विवरण विवरण है कि जो वायुमंडल के निचले भाग में पाई जाती है। वायुमंडल के ऊपरी परतों में गैसों का अनुपात इस प्रकार बदलता है, जैसे कि 120 किलोमीटर ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प की सतह से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। दोस्त, बताया गया है कि जो पृथ्वी की 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प पाए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मौसम की दृष्टि से बहुत ही दोस्तों, इधर आइए तालिका में जान लीजिए कौन कितने मात्रा में पाया जाता है। वायुमंडल की अस्थायी गैसें हैं। दोस्त, पहले जो है वो नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है 78%। उसके बाद पाया जाता है ऑक्सीजन, फिर उसके बाद आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नियान, फिर हीलियम, फिर क्रेप्टो, फिर जेनन, फिर हाइड्रोजन। महत्वपूर्ण गैस है क्योंकि यह सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है, लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। यह सौर विकिरण के एक अंश को सोख लेती हैं तथा इसके कुछ भाग को पृथ्वी की सतह की ओर प्रतिबिंबित कर देती हैं। यह ग्रीन हाउस गैस के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है। दूसरी गैस का आयतन स्थिर है, जबकि पिछले कुछ दशक में मुख्यतः ईंधन को जलयोजन जीवाश्म ईंधन को जलाए जाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन में लगातार वृद्धि हो रही है। इसने हवा के ताप को भी बढ़ा दिया है। ओजोन वायुमंडल का दूसरा महत्वपूर्ण घटक है, जो पृथ्वी की सतह से 110 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाई जाती है। यह एक फिल्टर की तरह कार्य करता है। दोस्तों, ओजोन परत है जो फिल्टर की तरह कार्य करता है। सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर उन्हें पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकता है। जो ओजोन परत है, यह जो पृथ्वी से निकलती है पराबैंगनी किरणें, उसको अवशोषित करता है, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वायुमंडल में ओजोन की अनुपस्थिति में हमारे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जलवाष्प वायुमंडल में उपस्थित ऐसी परिवर्तनीय गैस है। दोस्त, बताया गया जलवाष्प जो है वायुमंडल में उपस्थित ऐसी परिवर्तनीय गैस है जो ऊंचाई के साथ घटती रहती है। दोस्तों, जलवाष्प जो है ऊंचाई के साथ घटती रहती है। गर्म तथा आर्द्र उष्णकटिबंध में यह हवा के आयतन का 4% होती है। जब ध्रुवों जैसे ठंडा तथा
रेगिस्तान जैसे शुष्क प्रदेशों में यह हवा का आयतन का 1% भाग से भी कम होती है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की तरफ जलवाष्प की मात्रा कम होती है। यह सूर्य से निकलने वाले ताप के कुछ भाग को अवशोषित करती है पृथ्वी से निकल करती है तथा पृथ्वी से निकलने वाले ताप को संग्रहित करती है। इस प्रक संग्रहित करती है। इस प्रकार यह एक कंबल की तरह कार्य करती है तथा पृथ्वी को ना तो अधिक गर्म ना ही अधिक ठंडा होने होने देती है। जलवाष्प वायु को स्थिर और अस्थिर होने में भी योगदान देती है। धूल कण वायुमंडल के छोटे छोटे कणों को भी रखने की क्षमता होती है। वायुमंडल जो होता है दोस्त, या जो छोटे छोटे कण होते हैं उनको भी रखने की क्षमता होती है। ये छोटे कण विभिन्न स्रोत जैसे समुद्री नमक, महीन मिट्टी, धुएं, कालिख, राख, पराग, धूल तथा उल्काओं के टुकड़े टूटे हुए कण से निकलते हैं। धूल कण प्रायः वायुमंडल के निचले भाग में मौजूद होते हैं। फिर यह संवहनीय वायु प्रवाह इन्हें काफी ऊंचाई तक ले जा सकता है। धूल कण का सबसे अधिक जमाव उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवा के कारण होता है, जो विषुवत और ध्रुवीय प्रदेशों की तुलना में यहाँ अधिक मात्रा में होते हैं। धूल और नमक के कण आर्द्रताग्राही केंद्र की तरह कार्य करते हैं, जिसके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर मेघों का निर्माण करती है। वायुमंडल की संरचना वायुमंडल अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाली विभिन्न परतों का बना होता है। पृथ्वी की सतह के पास घनत्व अधिक होता है, जबकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ घटता है। तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल को 5 विभिन्न संस्तरों में बांटा गया है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे निचला संस्तर है। इसकी ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर तथा ध्रुवों के निकट 8 किलोमीटर तथा विषुवत वृत्त पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक है, क्योंकि तेज वायु प्रवाह के कारण ताप का अधिक ऊंचाई पर संवहन किया जाता है। इस संस्तर में धूल कण तथा जलवाष्प मौजूद होते हैं। मौसम में परिवर्तन इसी संस्तर में होता है। जो मौसम में परिवर्तन होता है वो क्षोभ मंडल में ही होता है। इस संस्तर में प्रत्येक 160 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री घटता है। दोस्त, जब इसमें 160 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाएंगे तो तापमान जो है 1 डिग्री घट जाएगा। जैविक क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्तर दोस्त, जैविक क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्तर वायुमंडल और समताप मंडल के अलग करने वाले भाग को क्षोभ सीमा कहते हैं। विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा हवा का तापमान 80 डिग्री से और ध्रुवों के ऊपर 45 डिग्री होता है। यह तापमान स्थिर होने के कारण इसे क्षोभ सीमा कहा जाता है। समताप मंडल इसके ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। समताप मंडल एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें ओजोन परत पाई जाती है। यह परत बड़ा बैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी को ऊर्जा और तीव्र हानि तत्वों से बचाती है। मध्यमंडल समताप मंडल के ठीक 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। इस संस्तर में भी ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होने लगती है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचकर -100 डिग्री हो जाता है। मध्य मंडल के ऊपरी परत को मध्य सीमा कहते हैं। आयन मंडल मध्य मंडल के ऊपर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच स्थित है। इसमें विषुवत अवशोषित कण पाए जाते हैं।
सॉरी दोस्त, इसमें जो मध्यमंडल होता है, इसमें विद्युत और अवशोषित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहते हैं, तथा इसीलिए इसे आयन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगें सन स्तर के द्वारा वापस पृथ्वी पर लौट आती हैं। यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान में वृद्धि हो जाती है। वायुमंडल का सबसे ऊपरी सन स्तर जो वायुमंडल के ऊपर स्थित होता है उसे बहिर्मंडल कहते हैं। यह सबसे ऊंचा सन स्तर है तथा इसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध होती है। इस सन स्तर में मौजूद सभी घटक विरल हैं जो धीरे धीरे बाहरी अंतरिक्ष में मिल जाते हैं। यद्यपि वायुमंडल में सभी सन स्तर हमें प्रभावित करते हैं, फिर भी भूगोलविद्ता वायुमंडल के पहले दो का संस्तरों का ही अध्ययन करते हैं। मौसम और जलवायु के तत्व ताप, दाब, आर्द्रता, बादल और वर्षण वायुमंडल के महत्वपूर्ण तत्व हैं जो पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन के लिए प्रभावित करते हैं। इन तत्वों के बारे में विस्तृत जानकारी अध्याय 9, 10, 11 में दी गई है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज छोटा सा अध्याय था लेकिन आप लोगों के समझ में आया होगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।